हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉक जंक्शन। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए इंग्लिश मॉक टेस्ट पेपर 2। ठीक है, और ये कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे रहने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग 20 क्वेश्चंस ही करेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी बच्चा इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में मैक्स टू मैक्स स्कोर करेगा। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगे कि इसमें नया कुछ सीखने के लिए मिला, फटाक से ना नोट पे कर लेने का, इसको नोट पे लिख लेने का है। चलो फिर इसको देखते हैं। पहला क्या है हमारा, पैसेज है। पैसेज को एक बार ना पढ़ो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो और मैं एक बार पढ़ के हिंदी समझा देता हूँ इसका। थ्रू आउट हिस्ट्री द रोल ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डिबेटेड एंड रीडिफाइंड। ठीक है, कह रहा पूरे इतिहास में क्या हुआ ना, इतिहास में पूरा जो इतिहास चला है वो एजुकेशन का रोल उसमें क्या है, वो हमेशा से डिबेटेड रहा है, मतलब वो चर्चा में रहा है एंड रीडिफाइंड रहा है। वो हमेशा अलग अलग प्रकार से क्या किया है ना, उसको डिफाइंड किया गया है। कभी कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग कभी कुछ बताते हैं कि एजुकेशन का ये इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस है, मतलब अलग अलग तरीके से अपने अपने लोगों ने क्या किया है, उसको डेफिनेशन दे रखा है। कह रहा है इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ भैया, इट वॉज कंसिडर्ड मियरली अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पास्ट में क्या समझा जाता था, एजुकेशन जो है ना जस्ट एक क्या है, ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन को, ऐसा कुछ सोर्स है, ऐसा माना जाता था कि इंफॉर्मेशन को फैलाने का काम करता है। बट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, लेकिन फिलहाल जो है वर्तमान के संदर्भ में क्या चीज़ हो रहा है, इट सर्व्स एज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल रिफॉर्म। फिलहाल एजुकेशन को बस एक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर से नहीं देखते हैं। मॉडर्न एरिया में क्या करा जा रहा है, मॉडर्न एज के अंदर एजुकेशन को कुछ अलग नज़रिया से देखा जा रहा है। क्या कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना भाई, वो एक पावरफुल टूल है जो क्या करता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल रिफॉर्म्स, मतलब सामाजिक बदलाव में काम कर रहा है। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे बड़े बड़े सोचने वाली चीज़ें हैं, लाइक कुछ एआई पे काम करना है, डेटा एनालिसिस करना है, इन सभी में इंफॉर्मेशन क्या एजुकेशन की ज़रूरत है। मतलब एक सोचने का तरीका बदल गया है कुल मिला के। फिर कह रहा है डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मैनी रीजन्स, क्या कह रहा है, स्टिल सफ़र फ्रॉम पुअर एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखो क्या रहा है, देखो इतना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हुआ है, टेक्निकली हम लोग तकनीक रूप से इतना एडवांस कर चुके हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग ना अभी भी क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मतलब उनको अच्छी एजुकेशन को, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। विच वाइडेंस इनइक्वलिटी एंड हैम्पर्स नेशनल प्रोग्रेस। अब इससे क्या हो रहा है, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो किस चीज़ को वाइडन कर रही है, मतलब किस चीज़ को फैला रही है, वो इन इक्वालिटी को फैला रही है, जहाँ पे असमानता फैल रहा है, मेल फीमेल के बीच में, गरीब अमीर के बीच में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो असमानता को फैला रही है खराब एजुकेशन। एंड हैम्पर्स, हैम्पर्स का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डाल रही है वो नेशनल प्रोग्रेस को, राष्ट्रीय प्रोग्रेस को, विकास को वो रोक रही है। ठीक है, क्या रोक रही है भाई, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो रुकेगा ही। आ जाओ, ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको पैसेज का। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एजुकेशन। ट्रेडिशनल व्यू क्या है, मतलब पहले लोग क्या सोचते थे एजुकेशन के बारे में, तो जो लोग क्या सोचते थे, इट वॉज मियरली ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को फैलाने का काम करता और कुछ नहीं। तो ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है फैलाना, तो नॉलेज को आगे बढ़ाना, तो ऑप्शन सी है ना, अ वे टू ट्रांसफर नॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मॉडर्न परसेप्शन ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न में लोग क्या सोचते हैं एजुकेशन को लेके, तो भाई अभी तो पावरफुल टूल के टाइम पे इसको सोच रहे हैं कि सोशल चेंजेस कर सकता है। अगर किसी देश में सत्ता गिराना है तो भी एजुकेशन चाहिए, किसी नई टेक्नोलॉजी को लेके आना है तो भी क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो ऑप्शन सी में पावर फॉर सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव के लिए बहुत जरूरी है एजुकेशन। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम डिस्कस इन द पैसेज। पैसेज के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम किस चीज़ को डिस्कस किया गया है, तो ऊपर से तो आप पढ़ते आए होगे तो एजुकेशन के बारे में बताया गया कि पहले क्या सोचते थे, अभी क्या सोचते, लेकिन जैसे नीचे आओगे तो एक कंसर्न दिखाया गया है, मतलब समस्या को दिखाई गई है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि अगर एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो वो इनइक्वालिटी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा और नेशनल प्रोग्रेस को रोक देगा। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, वो कहाँ पे, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे जगहों पे, क्षेत्र में अनइक्वल एक्सेस है, मतलब सब, मतलब बराबर तरीके से एजुकेशन नहीं पहुंचा हुआ है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे क्या आंसर है। आगे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज अनइक्वल एजुकेशन लीड टू। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब अनइक्वल एजुकेशन मिलेगा तो मतलब सबको बराबर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नेशनल हैम्पर करेगा, वो नेशनल प्रोग्रेस को हैम्पर करेगा, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, वो अनइक्वालिटीज जनरेट करेगा, वो ठीक है क्रिएट करेगा, लाइक मेल फीमेल के बीच में बहुत सारे बात लाएगा कि नहीं तुम फीमेल हो, नहीं कर सकती हो, या फिर तुम गरीब हो अमीर हो, तुम अमीर हो गरीब हो तो अलग चीज़ है, तुम शिक्षित हो गवार हो, बहुत टाइप का अनइक्वालिटी को क्रिएट करेगा वो।
ठीक है, वाइडन करेगा। तो ऑप्शन डी के अंदर वही चीज डिस्कस करा है ना कि अनइक्वलिटी एंड स्लोअर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को भी वो स्लो कर देगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम, कह रहा है चूज द बेस्ट इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ द सेंटेंस, इफ नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड चूज ए। ठीक है, देखो इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन कर रखा है डिपेंडेंट अपॉन, या फिर इसको कभी कभी एग्जाम में अंडरलाइन भी कर दिया जाता है और कहा जाता है ना कि क्या ये सही है, इसका यूज अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप ऑप्शन ए में जो है ना नो इम्प्रूवमेंट है इसको चूज कर लो। लेकिन लगता है कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर कुछ गलती है यहाँ पे, तो क्या सही है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज करके फिल करो, सिंपल। क्या कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर डिपेंडिंग अपॉन वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो कभी भी कोई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लाइक न्यूज़ के बारे में कमेंट्री कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को जनरली कहाँ पे बोल रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बोल रहे होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर डैश वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कह रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है ना वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो जब ये हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ के टाइम से बोल रहे हैं तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, तो आर के साथ आप V4 का यूज़ करोगे तो फिर थोड़ा सा लफड़ा, ये कंटिन्यूस टेंस में जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे इवन V1 या फिर V5 को यूज़ करो। तो भाई जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे डिपेंडिंग नहीं होगा, डिपेंड हो जाएगा। ये निर्भर करता है ना कि निर्भर कर रहा है, वो समय के अंत तक निर्भर करता रहेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा, हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो कह रहा था टीचर आस्क्ड दैट व्हाई द स्टूडेंट वाज एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, इसके अंदर क्या एरर है, जब आप नरेशन पढ़ रहे होते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सवाल है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है जहाँ से हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, जब उसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे होते हैं तो भाई हम डैट कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं WH फैमिली के साथ में। WH फैमिली बोले तो कोई भी व्हाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, वर हो गया, हाउ हो गया, किसी भी टाइप का जैसे कि हम सवाल पूछ सकते हैं, तो उनके साथ डैट कंजक्शन का यूज़ होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ कहाँ से आ गया, ऑप्शन बी में एरर है ना। चलो आगे क्या आ रहा है, नो सूनर द मैच बिगेन देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली डिस्टर्बिंग द गेम। अब इसके अंदर एरर है क्या, कहीं भी बोलोगे हाँ है। हमने पढ़ा है नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी से जब भी सेंटेंस को हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डेट इज एक्सिलरी वर्ब को पहले लाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले नो सूनर और द मैच के पहले हमारा एक वर्ब आएगा, वो कौन सा वर्ब होगा, अकॉर्डिंग टू इसके बिगेन। अगर यहाँ पे V1 रहता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम यहाँ पे डिड ले आते। क्यों, क्योंकि डिड के साथ हमारा जो मेन वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पे V3 है, तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे हेड होगा, और सेंटेंस भी क्या है, पास्ट का है, तो यहाँ पे नो सूनर हैड हो जाएगा, है ना। तो कहाँ पे है ऐसा कुछ, ऑप्शन ए के अंदर ही है। ठीक है, चलो 8th में क्या कह रहा था, ऑथोरिटीज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई डैश द इलीगल एक्टिविटीज। अच्छा, ईडियम का एक फ्रेज होता है, क्या होता है भाई ईडियम का एक फ्रेज, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू, ठीक है, टू समथिंग, किसी भी चीज़ की तरफ आप एक ब्लाइंड आई की तरफ देख रहे हो, मतलब अंधे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो उसको, देख के भी अनदेखा कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, कंप्लीट को करो फ्रेज को, ब्लाइंड आई टू होता है, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर रहा होता है इंसान, तो बोलते हैं ये चीज़। ठीक है, अनदेखा करना। 9th कह रहा है सी रेफरेंड डैश कमेंटिंग ऑन द मैटर। रेफरेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, रेफरेंट के साथ जो होता है हमारा रेफरेंट फ्रॉम होता है। ठीक है, रेफरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, है क्या, ऑप्शन बी के अंदर है। मतलब किसी चीज़ से ना परहेज करना, रोक रहना, बच के रहना, मतलब वो काम करने से पीछे हट जाना, सिंपल। कह रहा है कि वो किसी भी मैटर पे ना वो क्या करती है, कमेंट करने से बचती है, वो नहीं करना चाहती है कमेंट, सही चीज़ है। कह रहा है चूज द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ क्विक। क्विक का देखो एडवर्ब पूछ रहा है, तो एडवर्ब जनरली हम लोग ly लगा के बना लेते हैं, तो क्विकली इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी स्पीड है तो आप इसका तेज में है तो स्लो कर लो, आपके पास तो ऑप्शन है यूट्यूब के पास। कह रहा है ही इज एडेप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि एडेप्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, आपके एग्जाम में जनरली 2 से 3 ना फिक्स प्रीपोजिशन आता है, एडेप्ट एट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना। ठीक है, बिल्कुल भी किसी चीज़ के अंदर निपुण हो आप, डेट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट हो आप, तो उसको हम कहते हैं एडेप्ट एट। ठीक है, तो ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहाँ से मैं और 3 वर्ड्स को, मतलब इसको लेके 3 वर्ड्स को सिखा रहा हूँ। एक तो हमारा होता है एडेप्ट,
एक होता है हमारा एडॉप्ट और एक होता है हमारा अडेप्ट। अडेप्ट, एडॉप्ट, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना, तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना और अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल हो जाना, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अनुकूल हो जाना, अडेप्ट। ठीक है, तो चलो भाई ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ये तीनों वर्ड समझ रहे हो ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर है, ये समझना, बहुत ही तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइम पे काम करते हैं। अगर मान लो किसी चीज़ में प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा और ये अडेप्ट, एडॉप्ट और अडेप्ट, अडेप्ट और एडॉप्ट तीनों का यूज़ कर देंगे तो बच्चा कंफ्यूज जाता है, करे तो क्या करे, हमने पढ़ा था भूल रहे, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मीनिंग तीनों का पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या कहते हैं? देखो, ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, पावरफुल इंसान। ऑमनीवोर का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है, प्लांट से रिलेटेड भी, फ्लैश मतलब मांस से रिलेटेड भी, सब कुछ जो खा रहा है उसको ऑमनीवोरस या ऑमनीवोर कहते हैं। क्लियर है? ऑमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, भगवान कहते हैं ना अहम सर्वत्र अस्ति, मतलब मैं सब जगह पे हूँ, तो वो है ऑमनी प्रेजेंट। ठीक है, अब ये क्या है? ऑमनीसाइंड, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाला। बाकी मीनिंग्स को हमने नीचे मेंशन कर रखा है, जब हम मॉक जंक्शन के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स को देंगे, आप पीडीएफ्स को पढ़ लेना। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? यहां से भी एक और वर्ड को सीखो। एमिनेंट और एमिनेंट दो वर्ड्स है। एमिनेंट का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, एक पॉजिटिव वर्ड देता है, लाइक कोई प्रतिष्ठित इंसान। ठीक है, रिनॉन इंसान, मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सन। ठीक है, इसको कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, उसको हम कहते हैं एमिनेंट। और इमिनेंट आई से होता है ना, इसका मतलब होता है क्या? तुरंत, जल्दी करने के अर्थ में आते हैं हम लोग। ठीक है, क्विक करने के अर्थ में ये मीनिंग को यूज़ करते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंट तो दूर होता है, डिलेड का मतलब देर करना है, इमेजिनरी तो काल्पनिक होता है, अप्रोचिंग तो कहते हैं ना कि ये अप्रोचिंग मेथड है हमारा। ठीक है, तो मतलब जल्दी करने वाला है, सिंपल सा है। आगे देखते हैं, सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को करने का आपका मन ना हो, अनिच्छुक हो आप बिल्कुल भी। ठीक है, अनिच्छुक, कोई चीज आप नहीं करना चाहते हो। तो विलिंग का मतलब होता है आप कोई चीज करना चाहते हो। ठीक है, वो तो होगा नहीं। चीयरफुल का मतलब खुश होता है। तो ये हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हास्टी का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी करना। ठीक है, हेजिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब आप हिचकिचा रहे हो, ऑब्वियस चीज है, आपका मन नहीं है करने का। ठीक है ना, चलो। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज, जो इंसान जो योग्य हो, जो समझदार हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, किसी काम को करने लायक है, समझदार है, प्रूडेंट। इसका एंटोनिम क्या है? वाइज का मतलब तो समझदार होता है, थॉटफुल मतलब जो सोच समझ सकता है, इंटेलिजेंट तो तेज होता है, केयरलेस का मतलब जो लापरवाह है, जो लापरवाह है वो समझदार कैसे हो सकता है? समझदारी रहती तो वो लापरवाही थोड़ी करता। आगे देखो, सेरेन का मतलब क्या होता है? इसका एंटोनिम पूछ रहा है। सेरेन का मतलब होता है शांत। ठीक है, अब इसका एंटोनिम वो होगा जहां से शोरगुल वैसा साउंड करे। ठीक है, काम का मतलब शांत होता है, पीसफुल का मतलब शांत होता है, सॉफ्ट का मतलब भी काफी मुलायम होता है, वायलेंट का मतलब होता है उग्र हो जाना। ठीक है ना, चलो। 17 नंबर कह रहा है टू थ्रो इन द टॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू थ्रो इन द टॉल का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। काम कर रहे हो, उस चीज को आप अब छोड़ दे रहे हो। छोड़ देना मतलब लेफ्ट नहीं, लिफ्ट कर देना नहीं, गिव अप कर देना, हार मान जाना एक तरीके से। गिव अप कर देना, हार मान जाना एक तरीके से, ये कह सकते हैं हम लोग, हार मान जाना। ठीक है, तो करेक्ट फ्रेज का मीनिंग होता है गिव अप। आगे बढ़ते हैं, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत तरीके से स्पेल्ड किया है? ग्रामर सही है कि गलत है? सही है। कैलेंडर भी हमारा सही है। वैक्यूम सही है बिल्कुल भी। अब देखो हमारा है एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस में क्या होता है? क्यू के बाद ए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें अंदर एरर है। चलो, QUAINTNC होता है। ठीक है, तो देखो QUAINTNC होता है एक्वेंटेंस, जिसका मतलब होता है जाना पहचाना चीज, परिचित चीज, जो वेल नोन हो उसको कहते हैं एक्वेंटेंस। आगे देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। एक्टिव में बताओ, ऑलरेडी पैसिव में गिवन है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा? वाज प्लस रिटेन, मतलब क्या है? वाज और वर के साथ जब भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में इसको ले गए हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव में ले जाओगे तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो ही रोट द लेटर। ठीक है, फिर 20 नंबर क्या कह रहा है? व्हेन द रेन फेल्ड, व्हेन द रेन्स फेल्ड अगेन फैमिन स्ट्रक द रीजन। ठीक है, स्ट्रक द रीजन। एंड फैमिन का मतलब क्या होता है? अकाल पड़ना। एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स वर फोर्स्ड टू माइग्रेट। अब इसको अगर मेरे को बनाना होगा तो मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी इतना तो समझ में आ रहा था, वर का यूज है तो प्लूरल के लिए है, और प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ पे यूज है? विलेजर्स।
तो मेरा विलेजर्स के जस्ट बाद जो है ना मेरा क्या आएगा भाई, मेरा वर का यूज होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब क्या समझ में आया, विलेजर्स जो है मेरा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ मेरा वर आएगा, ये चीज तो समझ में आ रहा है। मतलब 3 के बाद मेरे को 4 का यूज करना है, तो 3 के बाद 4 यहाँ पे यूज है, इसमें 4 के बाद 3 है, इसमें 3 के बाद 2 का यूज है, इसमें 4 के बाद 3 है, तो होगा नहीं। सिंपली हम यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया। कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और मॉक जंक्शन को भी सब्सक्राइब कर लेना।